नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपने सोशल मीडिया साइट्स पर कई ऐसी स्टोरीज देखी होंगी जिस पर ऑल आइज ऑन राफा नाम का स्लोगन आपको नजर आया होगा। इंस्टाग्राम या फिर एक्स या फिर फेसबुक पर आपने स्टोरीज देखी होंगी जिसे कई लोग अपनी स्टोरीज पर पोस्ट कर रहे हैं। दरअसल इजराइल की तरफ से गाजा में हो रहे अटैक की वजह से इस स्टोरी को लगाया जा रहा है ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। दरअसल राफा में जो रिफ्यूजी कैंप मौजूद था उस पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी शामिल थे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची, आग लगी, लोगों की जान गई। कई ऐसी पिक्चर्स सामने भी आई हैं जो आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव फुटेजेस है। लेकिन ये जो स्लोगन है ऑल आइज ऑन राफा, ये इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि लोगों में अवेयरनेस दिखे, नजर आए, सामने आए। कई बॉलीवुड, हॉलीवुड और खेल जगत के हस्तियां इस स्टोरीज को शेयर कर रही हैं। इसके अलावा राफा में रिफ्यूजी कैंप पर हुए हमले के बाद से भारत समेत दुनिया भर में कई लोग इससे जुड़ी स्टोरीज लगा रहे हैं। ऑल आइज ऑन राफा नाम से चल रहा ये कैंपेन अधिकतर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में इजराइल हमास जंग को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे आम लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। ऑल आइज ऑन राफा लिखी हुई स्टोरीज लोग लगा रहे हैं, कैप्शन में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। और राफा में जो रिफ्यूजी कैंप पर, जो सेफ जोन में रिफ्यूजी कैंप था, उस पर हमला किया गया और लोगों ने अपनी जान गंवाई। और अगली खबर, राफा के रिफ्यूजी कैंप में हुए हवाई हमले की वजह से 45 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 200 लोग इसमें घायल हुए हैं जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी मौजूद थे। रिफ्यूजी कैंप पर यह हमला किया गया था, इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया। रिफ्यूजी कैंप जो सेफ जोन में था, जहां पर लोग शरण लेकर रह रहे थे क्योंकि उनके घर ऑलरेडी तबाह हो गए थे, तो वहां पर ये लोग रह रहे थे जिनके कैंप को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद अमेरिका और कई और देशों ने इजराइल को चेतावनी भी दी है क्योंकि वो बेगुनाह लोगों को अपना निशाना बना रहा है, जैसे कि रिफ्यूजी कैंप पर यह अटैक किया गया। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने हमला रिफ्यूजी कैंप पर हुआ बताया। अधिकारियों ने बताया कि इजरायली कब्जे वाले इन क्षेत्रों को सेना ने सेफ जोन घोषित किया था, लेकिन जब विस्थापितों को यहां रखा गया तो हमला किया गया। इजरायली सेना लगातार राफा के केंद्र की ओर बढ़ रही है। इजरायली सेना ने सोमवार रात भर मिसाइलें बरसाई। 26 मई को देर रात 45 लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई। अमेरिका और इजरायल के अन्य सहयोगियों ने इजरायल को इस तरह बेगुनाहों की जान लेने पर चेतावनी दी है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने राफा पर हमले रोकने को कहा था, लेकिन ये आदेश नहीं माना गया। शुक्रवार के बाद ये हमला, हवाई हमला किया गया जिसमें 45 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 200 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। और अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आई है, जहां पर बांग्लादेश के सांसद की हत्या में नया अपडेट सामने आया है। दरअसल कोलकाता में फ्लैट में कटा हुआ मांस मिला है और बाल भी बरामद किए गए। सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया है। अब इसके बाद सांसद के किसी घर वाले का डीएनए लिया जाएगा और फिर इन सैंपल से मिलाया जाएगा, जिसके बाद ही इस चीज़ की पुष्टि होगी कि आखिर ये मांस किसका है, ये बाल किसके हैं। इसके अलावा बंगाल की सीआईडी और बांग्लादेश जासूस विभाग की टीम ने फ्लैट की दोबारा जांच की। वही फ्लैट है जहां पर सांसद रुके थे। पकड़े गए आरोपी ने कबूला था कि इसी फ्लैट पर सांसद की हत्या की गई थी और शव के टुकड़े कर ठिकाने लगाया गया था। उधर कोलकाता के फ्लैट में मिले खून का बांग्लादेश पुलिस डीएनए टेस्ट करवा सकती है। इसके लिए अजीम अनार के एक रिश्तेदार का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। अनवारुल 12 मई को इलाज के लिए कोलकाता आए थे। अगले दिन ही वो लापता हो गए। इसके 10 दिन बाद पुलिस ने खुलासा किया कि उनकी हत्या हो चुकी है। मामले में अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 3 आरोपियों को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी जिहाद हवलदार को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सेप्टिक टैंक से 3.5 किलो का जो कटा हुआ मांस है वो बरामद किया गया है। बाल भी बरामद किए गए हैं। अब डीएनए टेस्ट से इस बात की पुष्टि होगी कि सांसद के किसी परिवार वाले से अगर ये डीएनए टेस्ट मिल जाता है तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि ये सांसद का ही मांस है और उन्हीं का बाल उस सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ है। और अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत लाहौर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने समझौते को लेकर उल्लंघन किया था। इस बात को नवाज शरीफ ने स्वीकार किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भारत के
साथ समझौते का उल्लंघन किया था। पीएमएलएन की बैठक में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की 26वीं वर्षगांठ के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए। उनके बाद वाजपेयी साहब यहाँ आए और हमारे साथ एक समझौता किया, लेकिन हमने उस समझौते का उल्लंघन किया। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। नवाज शरीफ ने स्वीकार किया कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी, उन्होंने समझौते का उल्लंघन भी किया है, ऐसा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है। और अगली खबर रशिया से सामने आई है, जहां पर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जो भी देश यूक्रेन को हथियार देगा, यानी कि यूक्रेन जिस भी देश से लिए हुए हथियार से रूस पर हमला करेगा, उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पुतिन ने चेतावनी दी है उन तमाम देशों को जो भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है कि अगर ऐसा आगे किया तो उन देशों को रशिया की तरफ से परिणाम भुगतना होगा। रूसी मीडिया के मुताबिक 2 दिन पहले कुछ पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करने को कहा था। सबसे पहले लातविया के राष्ट्रपति ने इसकी इजाजत दी थी, इसके बाद ब्रिटेन और स्वीडन ने भी यही कहा। इसके अलावा कुछ दिन पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को मिसाइल भेजी थी। मिसाइल रूस के अंदर 250 किलोमीटर तक जा सकती है। इतना ही नहीं, स्वीडन ने यूक्रेन को सेल्फ एक्टिव तोपों को टेक्नोलॉजी भी भेजी है, यानी कि कई हथियार यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं तमाम देशों की तरफ से। इसीलिए पुतिन ने अब चेतावनी जारी की है कि जो भी देश यूक्रेन को हथियार देगा और यूक्रेन उस हथियार का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करेगा, उन देशों को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।